guys, good evening. Myself Vinod Kumar Yadav. I welcome all of you in my online classes of medical surgical nursing. तो we are discussing about the वेस्कुलर सिस्टम में अपन वेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ने सबसे फर्स्ट देखा था डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसमें क्या होता है जो डीप वेन्स होती हैं उनके अंदर थ्रोम्बस बन जाता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है और पेन एंड स्वेलिंग जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। और आज जिस टॉपिक के बारे में अपन बात करने वाले हैं वो है वेरिकोस वेन्स। आप सबने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे वेरिकोस वेन के पेशेंट देखे होंगे। वेरिकोस वेन की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उसके अंदर क्या होता है, जो वेन्स होती है ना, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उनकी वेन्स थोड़ी सी यूँ हो जाती है, जैसे आपको मैंने दिखा ना, थोड़ी सी एनलार्ज्ड, डायलेटेड एंड रग्ड हो जाती हैं, यूँ थोड़ी सी आपस में टच होने लग जाती हैं, या वो सर्किल जैसे बन जाते हैं, जैसे सांप होता है ना उसके जैसे ऐसी स्ट्रक्चर उनकी हो जाती है, मतलब वो एनलार्ज्ड होके और बढ़ जाती हैं और उनका साइज़ चेंज हो जाता है। तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, वेरिकोस वेन। इसमें क्या होता है, जो वाल्स होते हैं जो वेन्स के, वो वाल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ने लग जाता है। प्रेशर की वजह से इनका डायलेशन या एनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, और एनलार्जमेंट होगा तो स्लोली इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता जाएगा, और जो सीधी वेन थी वो ऐसे सर्कुलर या इस शेप में बनती चली जाएगी। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन की देखें तो वेरिकोस वेन आर एनलार्ज्ड, सबसे पहले जो मैंने बताया स्वोलन, स्वेल्ड भी होंगी क्योंकि एनलार्ज्ड होंगी, उनके अंदर स्वेलिंग्स दिखाई देगी। ट्विस्टिंग वेन्स ऑफन अपीयरिंग ब्लू और डार्क पर्पल। क्या क्या है, सबसे पहले तो एनलार्ज्ड है, जो नॉर्मल वेन होती है उससे एनलार्ज हो जाती है, मतलब साइज़ बड़ा हो जाता है, स्वेलिंग आई रही है, और साथ में इनके ट्विस्ट होना भी स्टार्ट हो जाता है। क्या होना स्टार्ट हो जाता है, ट्विस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, और साथ में इनका जो कलर है वो ब्लू और डार्क पर्पल दिखने लग जाता है, क्योंकि ब्लड का पूलिंग ज़्यादा होने लग जाती है, और जो इम्प्योर ब्लड होता है वही होता है वेन्स में, तो उसकी वजह से जो कलर है वो इनका ब्लू और डार्क पर्पल दिखने लग जाता है। They happen when faulty walls in the veins allow blood to flow in the wrong direction or to pool. Faulty walls, वेन्स के अंदर वन डायरेक्शनल वॉल्स होते हैं, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड पुश होता है उसको वापस नीचे की तरफ नहीं जाने देते। मतलब ब्लड का फ्लो कहाँ होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऊपर की साइड वेनस रिटर्न हो रहा होता है जो लेग्स के अंदर, तो उसमें वॉल्स जो होते हैं वो एक साइड ही काम करते हैं कि वो नीचे से ऊपर भेजते हैं, ऊपर से नीचे नहीं जाने देते ब्लड को, और इसकी वजह से जो वेनस रिटर्न है वो कंटिन्यूसली बना रहता है। पर जब ये वॉल्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, इनमें कोई फॉल्ट हो जाता है, इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये क्या करते हैं, ब्लड के फ्लो को रॉन्ग डायरेक्शन, मतलब इनकी डायरेक्शन तो होती है ये, लेकिन अगर वॉल ख़राब हो जाएंगी तो इनकी डायरेक्शन वापस ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जाने लग जाएगी, और ये ब्लड क्या होने लग जाएगा, पूल होने लग जाएगा। तो पूलिंग होगी तो उसकी वजह से इनके अंदर एनलार्जमेंट और डायलेशन जैसी फीचर्स आएंगे, और ट्विस्टिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो कंडीशन अराइज हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि जो वाल्स होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, वेरिकोस वेन आर लार्ज स्वोलन वेन्स दैट ऑफन अपीयर ऑन द लेग्स एंड फीट। लेग्स और फीट में जो अपने को मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती हैं। दे हैपन व्हेन द वॉल्स इन द वेन्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, सो द ब्लड डज नॉट फ्लो इफेक्टिवली। जो मैंने बताया कि वाल्स जब प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे होते हैं तो ब्लड की जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है उसके अगेंस्ट ब्लड वापस नीचे की तरफ जाने लग जाता है, वेनस रिटर्न के अगेंस्ट जाने लग जाता है। वेनस रिटर्न डिस्टर्ब होता है और वो ब्लड नीचे पूल होने लग जाता है, और उस पुलिंग की वजह से जो वेन्स है वो डायलेट होने लग जाती हैं, एनलार्ज्ड होने लग जाती हैं और ट्विस्टेड होने लग जाती हैं। तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, वेरिकोस वेन। नेक्स्ट पॉइंट, इन सीवियर केसेज ए वेरिकोस वेन में रप्चर और डेवलप इनटू वेरिकोस अल्सर्स ऑन द स्किन। अब ज़्यादा सीवियर कंडीशन होगी, बहुत ज़्यादा एनलार्जमेंट या पूलिंग बहुत ज़्यादा होगी तो ये वेन रप्चर हो जाती है, क्योंकि वेन की जो वॉल होती है वो थिन होती है, थिन वॉल्स होती हैं रेदर देन आर्टरीज। आर्टरीज इतनी इजीली रप्चर नहीं हो पाती जितनी इजीली वेन्स रप्चर हो सकती हैं। तो इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, जिसकी वजह से इनके रप्चर होने के चांसेस होते हैं, और अगर ये रप्चर हो जाती हैं तो उस वहाँ पे क्या बन जाते हैं, वेरिकोस अल्सर्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोर देन 23% ऑफ ऑल एडल्ट्स आर thought टू बी अफेक्टेड बाई वेरिकोस वेन। 23% जो पीपल्स या एडल्ट्स होते हैं वो इससे अफेक्ट होते हैं।
क्यों? क्योंकि अब जैसे कई कई लोग होते हैं वो लॉन्ग टाइम स्टैंड वर्क करते हैं। लॉन्ग टाइम स्टैंड वर्क मतलब लंबे समय तक खड़े रहते हैं। जैसे कोई ऑफिस में काम करने वाला या कोई मशीनरी में काम करने वाला, ओटी में काम करने वाला या वार्ड में काम करने वाली नर्सें जो होती हैं वो क्या करती हैं, लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, खड़े खड़े ही काम करते हैं। तो उसकी वजह से जो होता है, जो वॉल्स होते हैं उन पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है कि उनको अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना पड़ता है। तो वो वॉल्स स्लोली स्लोली इनफेक्टिव हो जाते हैं, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड पूलिंग स्टार्ट होना ब्लड पूल होना स्टार्ट हो जाता है, यानी ब्लड नीचे की तरफ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है वेंस के अंदर, जिसकी वजह से वेंस एनलार्ज और डायलेट होने स्टार्ट कर देती हैं और ट्विस्टेड हो जाती है, जिस कंडीशन को क्या बोला जाता है, वेरिकोज वेन। अब इसकी कोजेज की बात करें तो कोज क्या है इसका, ओनली वन कोज, वन वे वाल्स जो होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी वजह से अगर ये वाल्स स्ट्रेच हो जाएं या लेस फ्लेक्सिबल हो जाएं तो वीक हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो नॉर्मल डायरेक्शन में होता है उसके अगेंस्ट होने लग जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इसकी वजह से जो वेन्स है वो अनलैस्ड और स्वोलन हो जाती हैं और ट्विस्टेड भी हो जाती है, और ट्विस्टेड होने लग जाती है तो उस कंडीशन को वेरिकोस वेन बोला जाता है। अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर है। कोज तो हो गया कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो इन वाल्स को अफेक्ट कर रही है। ये वाल्स क्या होते हैं, वन डायरेक्शनल वाल्स होते हैं जो केवल ऊपर की तरफ ब्लड को फ्लो करते हैं। तो इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ब्लड नीचे की तरफ पूल होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे की जो वेन्स है वो एनलार्ज और ट्विस्टेड होने लग जाती है। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, वेरिकोज वेन। अभी इसके कुछ रिस्क फैक्टर है जैसे मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब आफ्टर सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो बंद हो जाती है या स्टॉप हो जाती है उसके आफ्टर एज ऑफ 45, उसको बोला जाता है मेनोपॉज। तो उस कंडीशन में जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं उनकी वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल चेंजेज होते हैं, वो भी इसको बढ़ा देते हैं। प्रेगनेंसी इसके साथ साथ हार्मोनल चेंजेज के साथ साथ ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में ब्लड का वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है, और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेनस रिटर्न भी स्लो हो जाता है। साथ में पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से या जो यूट्रस एनलार्ज होता है वो इंफीरियर वेना के वहाँ पे प्रेशर डालता है, और उसकी वजह से जो ब्लड है वो नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा रहेगा, मतलब वेनस रिटर्न कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से नीचे जो लेग्स हैं उनके अंदर नॉर्मली प्रेगनेंसी में स्वेलिंग आपको देखने को मिलती है, तो वो इसी वजह से होती है। नेक्स्ट बीइंग एज्ड ओवर 50, जब 50 के ऊपर एज हो जाती है तो वैसे ही जो वेन्स होती हैं उनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे टाइम तक खड़े रहना, फैमिली स्ट्रोक, वेरिकोज वेन, ओबेसिटी भी इसको अफेक्ट करती है। जेंडर में मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है रेदर देन फीमेल्स। जेनेटिकली भी ये अफेक्ट करती है फैमिलीज़ को। इसके साथ साथ एज, अगर एज बढ़ती जाए, और कुछ जॉब्स ऐसी होती है जिनमें लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग वर्क करना पड़ता है, तो उन जॉब को करने वाले जो पीपल्स होते हैं उसको भी ये अफेक्ट कर सकती है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं और जो कि वेरिकोज वेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करें सिम्टम्स की तो इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेस देयर इज़ नो पेन, बट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ वेरिकोज वेन में इंक्लूड। पेन तो नहीं होता है लेकिन कुछ साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जैसे वेन्स लुक ट्विस्टेड, सोलन एंड लंपी, बल्जिंग जैसी इकट्ठा हो जाएंगी वेन्स, तो बल्जिंग या लंपी सोलन वेन्स आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा ब्लू और डार्क पर्पल हो जाती है कलर में, क्योंकि वेनस ब्लड है वो वहाँ इकट्ठा होने लग जाता है, वेनस ब्लड का कलर थोड़ा सा डार्क होता है। सम पेशेंट्स में ऑल्सो एक्सपीरियंस एकिंग लेग्स, एकिंग मतलब पेन हो सकता है कुछ पेशेंट्स को। लेग्स फीलिंग हैवी, क्योंकि वहाँ पे स्वेलिंग हो रखी है, ब्लड पूलिंग हो रखी है, तो हैवी हो सकते हैं। स्पेशली एक्सरसाइज, आफ्टर एक्सरसाइज और एट नाइट, एक्सरसाइज के बाद और नाइट में जो है वो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पेन हो सकता है और हैवी फीलिंग हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, ए माइनर इंजरी टू द अफेक्टेड एरिया में रिजल्ट इन द लॉन्गर ब्लीडिंग देन नॉर्मल। ब्लीडिंग है वो लंबे टाइम तक बनी रहेगी, क्योंकि वेनस रिटर्न कम है तो वहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा लॉस हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, लिपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस। इसके अंदर क्या होता है, फैट अंडर द स्किन जस्ट अबव द एंकल कैन बिकम हार्ड रिजल्टिंग इन द स्किन श्रिंकिंग। जो एंकल के जस्ट अबव होता है वो वहाँ का जो एरिया है, वहाँ उस एरिया की जो स्किन या फैट है, स्किन के नीचे जस्ट नीचे जो फैट होता है वो हार्ड होने लग जाता है और वहाँ की स्किन श्रिंक होने लग जाती है। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, लिपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस। तो वो भी आपको देखने को मिल सकती है। एंड लास्ट वन इज स्वोलन एंकल्स। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो है
ट्विस्टेड swollen एंड लंपी वेन्स एंड ब्लू एंड डार्क कलर इन, जिनको देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि पेशेंट अपीयरेंस से ही आपको पता चल जाएगा कि इसको वेरिकोस वेन है, क्योंकि जो वेन है उनका स्ट्रक्चर जो स्ट्रेट था वो कैसे हो जाएगा, ट्विस्टेड, और वो डार्क हो जाएंगी कलर में। आप सब लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर देखा होगा ऐसा पेशेंट। नेक्स्ट है टेलेंजेक्टिशिया इन द अफेक्टेड लेग, स्पाइडर वेन्स। जो स्पाइडर वेन्स होती है ना, स्पाइडर मतलब ऐसे जो ऐसे लगता है स्पाइडर जैसा स्ट्रक्चर बन गया, किधर से भी जा रही हैं, ऐसे पैर निकल गए हैं जैसे वेन्स की, तो स्पाइडर वेन जैसी फीलिंग या स्पाइडर जैसी लगने लग जाती है वेन्स। स्पाइडर का जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसी लगने लग जाती है वेन्स। तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, टेलेंजेक्टेशिया। तो उस जो टेलेंजेक्टेशिया उसका मतलब होता है स्पाइडर वेन्स, तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर मे बी ए साइनी स्किन डिस्कलरेशन नियर द वेरिकोस वेन्स, यूजुअली ब्राउनिश और ब्लू इन कलर। जो साइनी स्किन का कलर हो जाता है वो थोड़ा सा चमकने लग जाता है या साइनी हो जाता है, तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है। वेनोस एक्जिमा या स्टेटिस डर्मेटाइटिस, स्किन इन द अफेक्टेड एरिया इज रेड, ड्राई एंड इची। जो अफेक्टेड एरिया वहाँ की स्किन रेड हो सकती है, ड्राई हो सकती है और इची हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड की पूलिंग ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। एंड सडनली स्टैंडिंग अप, सम इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसिंग लेग क्रैम्प्स, सडनली जब उठते हैं तो उनको लेग क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हायर परसेंटेज ऑफ पीपल्स विथ वेरिकोस वेन हैव रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम मतलब जब आप सो रहे हो या आराम कर रहे हो तो उस वक्त आपके पैरों में अजीब सा रेस्टलेसनेस रहता है, आप सो नहीं पाते हो, क्योंकि वो हल्का सा पेन भी नहीं होता है लेकिन एक रेस्टलेसनेस जैसी फीलिंग आती है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। एंड नेक्स्ट इज एट्रोपिन ब्लैंक, इरेगुलर वाइटिस पैचेज दैट लुक्स लाइक स्कार्स अपीयर्स एट द एंकल्स। इरेगुलर और वाइटिस पैचेज बन जाते हैं, इरेगुलर मतलब कहीं पे भी, और वाइटिस पैचेज बन जाते हैं जो कि स्कार्स जैसे दिखते हैं एंकल्स पे, उसको क्या बोला जाता है, एट्रोफी ब्लैंकी। नेक्स्ट सिम्टम, ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स है वो बल्जिंग, डार्क कलर, स्वोलन एंकल्स। इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं वो जो लेटर कंडीशंस होती हैं उनके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अर्ली स्टेज ऑफ वेरिकोस वेन में आपको जो वेन्स होंगी वो ट्विस्टेड होंगी, स्वोलन होंगी और बल्जिंग हो रखी होगी, जिससे आपको एक आइडिया लग सकता है देखते ही, विजुअलाइजेशन या ऑब्जर्वेशन से ही, कि पेशेंट को वेरिकोस वेन हो रखा है। इसके बाद बात करें डायग्नोसिस की, तो फिजिकल एग्जामिनेशन मैनुअली विजुअल बाय ए डॉक्टर विल डिसाइड वेदर और नॉट ए पेशेंट है वेरिकोस वेन। जैसे मैंने अभी बताया, विजुअल या ऑब्जर्वेशन या विजुअलाइजेशन से ही आपको पता चल जाता है कि वेरिकोस वेन है या नहीं है। इसके अलावा डॉपलर टेस्ट कर सकते हैं, एक एन अल्ट्रासाउंड स्कैन टू चेक द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन द वेन्स। वेन्स के अंदर ब्लड के फ्लो की डायरेक्शन को चेक करने के लिए डॉपलर टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कलर डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड स्कैन, कलर से जिससे स्ट्रक्चर ऑफ वेन्स को असेस किया जाता है, जिससे डायलेशन, एनलार्जमेंट और इन सब चीज़ों का पता चल सकता है। तो ये डायग्नोसिस हो गया। इसके बाद बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में सेल्फ केयर जैसे एक्सरसाइजिंग, लूजिंग वेट, नॉट वियरिंग टाइट क्लोथ्स, एलिवेटिंग योर लेग्स एंड अवॉइडिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टैंडिंग एंड सिटिंग, ये सब चीज़ें आप करके अपन जो है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स वो ऑब्जेक्ट या वो इंस्ट्रूमेंट होता है या वो क्लॉथ जैसे स्टॉकिंग्स होते हैं क्लॉथ के बने हुए, जो प्रेशर डालते हैं, जैसे लेग्स के अंदर इनको पहना दिया जाता है, तो ये क्या करती है, प्रेशर जनरेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेनोस रिटर्न कंटिन्यूसली बना रहता है। तो वियरिंग कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑल डे इज ऑफन फर्स्ट अप्रोच टू ट्राई बिफोर मूविंग ऑन टू द अदर ट्रीटमेंट्स। तो सेल्फ केयर और कंप्रेशन स्टॉकिंग से वो अपन यूज करके और इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल ट्रीटमेंट्स जैसे स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं, जिसमें क्या करता है डॉक्टर, स्मॉल और मीडियम साइज वेरिकोस वेन्स के लिए यूज की जाती है, जिसमें फोम सॉल्यूशन या कोई फोम यूज किया जाता है जो कि क्लोज कर देता है या स्कार कर देता है वेन्स को। मतलब कोई वेन जो नॉर्मल थी अब वो हो गई है ट्विस्टेड एंड लार्ज, तो अब क्या करेंगे अपन, इस वेन के अंदर कोई सॉल्यूशन या फोम डाल देंगे जिससे कि ये वेन ब्लॉक हो जाएगी और फिर इस वेन के अंदर ब्लड का फ्लो जो है वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से ये कंडीशन और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो स्क्लेरोथेरेपी के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा फोम स्क्लेरोथेरेपी, फोम यूज कर रहे हैं
तो फॉर्म स्क्लेरोथेरेपी। इसके अलावा लेज़र ट्रीटमेंट में क्या करता है, न्यू टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसमें क्लोज ऑफ स्मॉलर वेन्स एंड स्पाइडर वेन्स को क्लोज करने के लिए वो या उनको बंद करने के लिए यूज की जाती है। लेज़र ट्रीटमेंट वर्क्स बाय सेंडिंग स्ट्रॉन्ग बर्स्ट ऑफ लाइट ऑन टू द वेन्स विच मेक्स द वेन्स स्लोली फेड एंड डिसअपियर। मतलब स्ट्रॉन्ग वेन्स या जो लेज़र है वो वेन्स पे डाली जाती है जिससे वो वेन्स क्या होंगी, धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाएंगे, मतलब पूरी की पूरी वेन को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसके अलावा नेक्स्ट है कैथेटर असिस्टेड प्रोसीजर्स यूजिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी और लेज़र एनर्जी। मतलब कोई भी लेज़र सर्जरी या रेडियो फ्रिक्वेंसी या कोई रेडियो एक्टिव वेव्स को यूज करके और अपन वेन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फेडअप कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, कैथेटर असिस्टेड, जिसमें एक कैथेटर यूज किया जाता है और उस कैथेटर के को हीट अप करके और उसके द्वारा रेडियो फ्रिक्वेंसी या लेजर के साथ साथ उसको हीट अप करके और उसको क्लोज कर दिया जाता है या उस वेन को जो है फेडअप कर दिया जाता है। इसके अलावा हाई लाइगेशन एंड वेन स्ट्रिपिंग में क्या करते हैं, टाइंग ऑफ ए वेन बिफोर इट जॉइंस ए डीप वेन और रिमूविंग द वेन थ्रू स्मॉल इंसिजन्स। मतलब किसी वेन को काट के और हटा देना, काट के उसके टुकड़े कर करके उसमें से कैथेटर डाला जाता है और उसको यहाँ प्लग करके और खींच लिया जाता है, जिससे वेन पूरी सर्कुलर होके और उसके साथ कैथेटर के साथ ही बाहर निकल जाती है और फिर उसको बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है एम्बुलेटरी फेलिबेक्टमी और डॉक्टर रिमूव्स स्मॉलर वेरिकोज वेन्स थ्रू ए सीरीज ऑफ टिनी स्किनी पंक्चर्स। जो स्किन में पंक्चर्स कर करके जो कोई स्मॉल जो वेरिकोज या वेन है जो वेरिकोज वेन में कन्वर्ट हो गई है उसको पंक्चर कर करके और उस जो है ख़त्म कर देगा, उस वेन को ही पूरी को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके अलावा नेक्स्ट है एंडोस्कोपिक वेन सर्जरी। इसके अंदर एंडोस्कोप की हेल्प से जो वेन को सर्जरी किया जाता है या उस वेन को काट के हटा सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं या उसको फेडअप कर सकते हैं। तो गाइस आज का अपना टॉपिक था वेरिकोज वेन, जिसके अंदर क्या होता है, जब वॉल्स जो होते हैं वेन के अंदर जो वॉल होते हैं ये वन डायरेक्शनल वॉल होते हैं, जब ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में ब्लड की पूलिंग स्टार्ट होने लग जाती है और उसकी वजह से स्वेलिंग होने लग जाती है। जो वेन्स है वो एनलार्ज हो जाती हैं, साथ में बल्जिंग हो जाती हैं और ट्विस्टेड हो जाती हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, वेरिकोज वेन। क्यों हो रहा है, वेन के जो वाल्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कोजेज में कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो वेन के वॉल्स होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं और उसकी वजह से वाल के इनएबिलिटी ऑफ फंक्शन की वजह से वेरिकोज वेन जनरेट हो रहा है। ट्रीटमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, इसका सर्जिकली ही ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें वेन्स को या तो काट के हटा देते हैं, वेन्स को क्लोज कर देते हैं, फेडअप कर देते हैं पंक्चर के थ्रू, लेजर के थ्रू, रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू या सर्जरी के थ्रू। किसी भी तरीके से अपन जो है वेन को काट के हटाना या फिर उस वेन को पंक्चर करके हटा देना या फिर उस वेन को में कैथेटर डाल के और उसको टाई करके और खींच के और उस वेन को पूरी को बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से जो होता है वो वेन्स को हटा दिया जाता है, तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स आपको पेन में भी हो और पेन में भी नहीं हो। मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स में पेन नहीं होता है, कोई रेयर या बहुत कम पेशेंट होता है जिनके अंदर पेन देखने को मिल सकता है। तो जो वेरिकोज वेन होती है इनके साथ पेशेंट बहुत लंबा टाइम निकाल देते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनका ट्रीटमेंट ही नहीं करवाते, लेकिन कई बार जो होता है इस कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में जो मैंने बताया रप्चर होने के चांसेस होते हैं और उसकी वजह से अल्सरेशन फॉर्मेशन हो सकता है और वो और ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपने को इसको सर्जिकली ट्रीट किया जाता है। तो थैंक यू गाइस, आज का अपना टॉपिक था वेरिकोज वेन। समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकीपीडिया नर्सेज के नाम से चैनल है, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।